नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि लास्ट के जो सेशन है आपने रिवाइज कर लिया होगा। यहां तक ट्राइबल मूवमेंट तक हम लोग खत्म कर चुके थे और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल अपराइजिंग्स और सिपाही म्यूटिनीज की और फिनिश करेंगे 1857 के रिवॉल्ट से। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। सबसे पहले तो सिविल अपराइजिंग्स में सबसे पुराना जो अपराइजिंग हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड धालभूम। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल तो नहीं, अभी बेसिकली आप समझ लीजिए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले जो रीजन में उस समय का जो बंगाल है वहां पे मिदनापुर और धालभूम का रीजन में ये रिवोल्ट होता है 1766 टू 74। सबसे पहला रिवोल्ट देखिए, क्रोनोलॉजी में भी याद रखना है क्योंकि हमें पता है डेट भी आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या, कहानी समझते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई मिदनापुर का कंट्रोल ले लिया। कब? 1760 में। चलो ले लिया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया वहां पे। तो यहां से होगी दिक्कत। 1772 से लड़ाई झगड़ा दिक्कत चालू हो गई और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस रिवोल्ट के, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल। याद, ये लीडर्स के नाम याद रखेंगे, जगन्नाथ धाल और दामोदर सिंह, मिदनापुर धालभूम। ठीक है, चलिए क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग सन्यासी रिवोल्ट पे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवोल्ट 1770 के आसपास स्टार्ट होता है, करीबन 50 साल लंबा रिवोल्ट चलता है। होता क्या था, मेनली ये जो सन्यासी रिवोल्ट है स्टार्ट किया था सन्यासीज ने और पीजेंट्स ने और कुछ छोटे ऐसे जमींदार जिनको अपने जमीन से निकाल दिया गया था, दे वे डिस्पोज्ड, और डिसबैंड सोल्जर्स जो आपका आर्मी छोड़ दिए थे, और रूरल पुअर। मेनली ये सारे लोग मिलके ये रिवोल्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज होते हैं, ट्रेजरीज होते हैं ऑफ द ब्रिटिशर्स, उन पे अटैक करना चालू करते हैं, रेड करना चालू करते हैं। इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट में ऐसा देखा गया है कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने पार्ट लिया था और इसको फकीर रेबेलियन भी बोला जाता है। ठीक है, यहां पे बात करेंगे कि इसको कंट्रोल किसने किया। देखिए 1770 में हो क्या गया, फैमिन आ गया। जो गलत नीतियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग में, वहां पे उसके वजह से आपका काफी फैमिन आ गया, सिचुएशन काफी खराब हो गई। तो ये फ्यूल करता है ये रिवॉल्ट, तो लोग भड़क गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ये रिवोल्ट करते हैं। फाइनली 1782 आपका नहीं, 78 तो काफी लंबा पीरियड है, लेकिन इसको सबसे पहली बार जो सबड्यू किया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। उसके बाद छुटपुट घटनाएं होती रही, तो इसलिए लंबा ड्यूरेशन आप देख रहे हैं। लेकिन इसको सबड्यू किसने किया था, कंट्रोल किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, स्टार्टिंग वाले पीरियड में। ठीक है, अब ये जो सन्यासी रिवोल्ट है इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, मेनली बाई बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी कह लीजिए। तो उन्होंने सन्यासी रिवोल्ट पर काफी कहानियां लिखी हैं, काफी नोवेल्स लिखे हैं, जैसे कि आनंद मठ और देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी भी आपकी एक लीडर थी सन्यासी रिवोल्ट की, अभी देखेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, मूसा शाह और मंजू शाह, ये कुछ लीडर्स थे आपके सन्यासी रिवोल्ट के। 1763 लिखा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है वो थोड़ा डेट्स इधर उधर हो जाता है। देखिए, और बिहार बंगाल में हमने मिदनापुर धालभूम का रिवोल्ट देखा। तो सबसे पहला रिवोल्ट ये, मतलब स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं कि ये दोनों साथ में ही आपके चालू होते हैं मोस्टली, ये रिवोल्ट है ना। क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होता ना कि इसी डेट को रिवोल्ट चालू हुआ, एक पीरियड होता है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इसमें चल जाता है। ठीक है, तो ये सन्यासी रिवोल्ट हो गया, मिदनापुर धालभूम हो गया। आगे बढ़ेंगे, फिर जाते हैं हम लोग असम। 1769 के आसपास ये स्टार्ट होता है, 1799 तक 20-30 साल चलता है। कहां पे चलता है, तो ये आपका बेसिकली असम में और बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। अहोम जो राजा हैं उनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट आपका होता है। कौन करते हैं? लो कास्ट पीजेंट्स, लो कास्ट पीजेंट्स करते हैं, जो अनिरुद्ध देव को मानने वाले लोग थे और इनके लीडर थे कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण वॉज द लीडर ऑफ मोआमारीज। तो ये आपको प्लेस याद रखना है। ठीक है, तो हमने धालभूम देख लिया। धालभूम के बाद हमने और क्या देखा? धालभूम के बाद हमने सन्यासी रिवोल्ट देखा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम लोग, यूपी में आते हैं। तो यूपी में देखिए, ये पहला सिविल अपराइजिंग है, ये आपका गोरखपुर, बस्ती और बहरेच वाले साइड में है। यानी कि कौन सा रीजन हो गया? ईस्टर्न यूपी हो गया। ठीक है, ईस्टर्न यूपी का रिवोल्ट आ गया 1781 में। 20 साल बाद फिर से होगा यूपी में, आप देखेंगे। तो अंग्रेज एक था हैने, इसने कंट्रोल किया इसको। ठीक है, यहां पे करेक्शन करेंगे, जो हैने जो है एक ऑफिसर था, उसने सप्रेस नहीं किया था, उसने इतना परेशान कर दिया था लोगों को गोरखपुर साइड में कि वो लोग रिवोल्ट करने पर मजबूर हो गए। तो हैने वाज द रीजन कि जिसकी वजह से ये सिविल अपराइजिंग होती है 1781 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करते हैं यहां पे हम लोग वाइजैग, विशाखापट्टनम। तो बेसिकली वो उस रीजन को बोलते थे विजयनगरम। तो राजा ऑफ विजयनगरम
बेसिकली नॉर्दर्न सरकार वाला जो रीजन है वहां पे उसको विजयनगरम बोलते थे। तो राजा ऑफ विजयनगरम नाम था राजा चिन्ना विजया रामराजू। विजया रामराजू, ये 1794 की बात यहां पे हो रही है और यहां पे लड़ाई चालू होती है 1794 में, फिर 1799 तक लड़ाई चल रही है और 1799 में एक फाइनल बैटल होता है, नाम होता है बैटल ऑफ पद्मनाभम। इस बैटल में राजा चिन्ना विजया रामराजू हार जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये 1799 वही पीरियड है जहां पे समझ लीजिए आपका चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रहा है इस समय, समझ लीजिए फाइनली खत्म होता है, श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी ड्यूरेशन में नॉर्दर्न सरकार में ये काम हो रहा होता है, बैटल ऑफ पद्मनाभम। तो रिलेट करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि 1799 में हमारा मैसूर कैप्चर हो जाता है और 1799 में यहां पे नॉर्दर्न सरकार का राजा ऑफ विजयनगर को हरा लिया जाता है। अब इसी ड्यूरेशन में आप देखिए आपका इस समय गवर्नर जनरल था वेल्सले, 1800 है ये। 1800 में ये रिवोल्ट ऑफ बेडनूर होता है, उसको सप्रेस करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? धुंधिया। तो मैसूर को जीतने के बाद इन 1799 आपका रिवोल्ट ऑफ बेडनूर भी होता है उसके आसपास के रीजन में, लीडर वॉज धुंधिया और 1800 में इसको सप्रेस कर दिया जाता है बाय वेल्सली। चलिए अब हमने कहा था कि यूपी की बात करें, सिविल अपराइजिंग यूपी में चालू होती है गोरखपुर साइड, अब चालू होगा अवध साइड। तो अवध में अपराइजिंग होती है 1799 में और वजीर अली खान इसका लीडर होता है। ईस्टर्न यूपी की बात हो रही है यहां पे, ईस्टर्न यूपी में अवध अपराइजिंग। तो गोरखपुर का ऑलरेडी देख चुके हैं हम, अभी अवध में हो रहा है। तो वजीर अली खान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है आफ्टर दिस रिवोल्ट। ठीक है, ये लीडर होता है अपराइजिंग का। फिर बात करते हैं हम लोग, अच्छा सेम पीरियड है, एक ही पीरियड में ये सब अब रिवोल्ट देख रहे हैं आपका 1795 टू 1800। ठीक है, तो यहां पे 1797 टू 1805 में केरला पहुंच गए हम लोग। केरला में नाम है राजा पजहासी राजा, रिवोल्ट ऑफ केरला वर्मा पजहासी राजा। ठीक है, तो ये वर्मा पजहासी राजा जो है ये केरला में रिवोल्ट करते हैं, इनको भी सप्रेस कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग ओडिशा की। अब देखिए 1800 पे पहुंच चुके हैं, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट और गुमसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, यहां पे 1800 में एक रिवोल्ट होता है और फिर 1935-37 में भी एक रिवोल्ट होता है। ईस्टर्न ओडिशा में ये रीजन पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं 1800 के रिवोल्ट की। ये आपका करते हैं स्त्रीकारा भंज। स्त्रीकारा भंज 1800 में, फिर 1815-30 में भी रिवोल्ट होता है भाई धनंजय भंज। ठीक है, धनंजय भंज, स्त्रीकारा भंज। और फिर 1835 टू 37 भी ये रिवोल्ट होता है। ये 19 नहीं 1835-37 है। ठीक है, 1835 टू 37 ये आपका दूरा बिशोई के द्वारा ये रिवोल्ट कराया जाता है, वही सेम गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और बेसिकली स्त्रीकारा भंज आपके गुमसूर के जमींदार थे। ठीक है, और गंजम डिस्ट्रिक्ट के और गुमसूर के जमींदार थे जिन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया था कि भाई ब्रिटिशर्स के इतने हाई रेवेन्यू हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पास में ही उड़ीसा के पास झारखंड में पहुंचते हैं। झारखंड में पालमा रीजन में देखिए पीरियड सेम है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है। पालमा अपराइजिंग 1800 टू 1802, भुक्कन सिंह वॉज द लीडर। छोटा नागपुर रीजन में लीडर का नाम याद रखना यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, भुक्कन सिंह, पालमा अपराइजिंग ऑफ छोटा नागपुर रीजन। मूविंग ऑन, फिर आते हैं हम लोग दोबारा साउथ पे आते हैं, फिर वही सेम रीजन 1795 टू 1805। इसी आपके डेट में हमने एक और देखा था, कौन सा देखा था? ये देखा था हमने आपका केरला वर्मा पजासी राजा। तो केरला की बात हो गई, ये अभी केरला की बात नहीं हो रही है। केरला में ये मोस्टली आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में आप देखेंगे आरकॉट, मदुरई, शिवगिरी, रामनाथपुरम, तिरुनेवेली। तो ये बेसिकली तमिलनाडु की मोस्टली रीजन्स है। तो लीडर वॉज काट्टा बोम्मन नायकन का ये रिवोल्ट है, यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग 1805 से आगे बढ़ते हैं और 1808 टू 09 यहां पे वेलुथंपी का रिवोल्ट था ऑफ ट्रैवनकोर, ये केरला वाला रीजन फिर पहुंच गए हम लोग। दीवान वेलुथंपी ने ये आपका रिवोल्ट किया था। चलिए अब साउथ से नॉर्थ में आते हैं। 1809 में आपका जाटों का रिवोल्ट हुआ था। हरियाणा के जाट जो है उन्होंने भिवानी अपराइजिंग कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फिर आते हैं हम लोग एमपी यूपी रीजन में। हम जानते हैं कि बुंदेलखंड वाला रीजन एमपी में भी पड़ता है, यूपी में भी पड़ता है। तो 1808 टू 1812 में बुंदेलखंड में आप रिवोल्ट देखेंगे और इसके लीडर्स थे लक्ष्मण दावा, जो आपका किल्लादार थे। किला मतलब फोर्ट की रखवाली करने वाले किल्लादार। तो अजयगढ़ फोर्ट पन्ना के पास है ये अजयगढ़ फोर्ट।
तो यहाँ के ये किल्लादार थे। उसके बाद दरिया सिंह आपके किल्लादार थे कलिंजर फोर्ट में। और गोपाल सिंह, दरिया सिंह और लक्ष्मण दावा, ये सारे बुंदेलखंड अपराइजिंग के लीडर हुआ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब 1800 से प्रॉपर पहुंच जाएंगे हम लोग। बुंदेलखंड के बाद लगातार आप देखेंगे रिवोल्ट हो रहा है 1813 में, 1816 में, 1817 में, 1818 में, एक साल के डिफरेंस में आप ये रिवोल्ट देखेंगे अलग अलग रीजन्स में। सबसे पहले हम लोग ओडिशा की बात करेंगे 1813 से 34 वाला, फिर आप देखेंगे 1816-17 में यूपी, और 1817 में एक और ओडिशा में, तो ओडिशा यूपी, और आपका गुजरात में आप देखेंगे 1818 टू 1820। स्टार्ट करते हैं ओडिशा से। ओडिशा में आपका पार्ला किमिडे एक जगह है, वहां आपका अपराइजिंग हुई है। लीडर है नारायण देव और गणपति देव। तो अब ओडिशा से आगे बढ़ते हैं, काफी लंबी ड्यूरेशन में चला 1813 टू 1834। मूविंग ऑन, यूपी में आते हैं बरेली की अपराइजिंग के लीडर कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद अइवर वॉज द लीडर ऑफ बरेली अपराइजिंग। उसके बाद 1817 में हाथरस अपराइजिंग, लीडर वॉज दयाराम एंड भगत सिंह। दयाराम और भगत सिंह की बात यहां पे हो रही है, ये लीडर थे आपके हाथरस अपराइजिंग के, नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद पाइका रेबिलियन 1817 में, ओडिशा में फिर पहुंच गए हम लोग। लीडर थे आपके बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीन बंधु संतरा। तो ये दीज वेर द लीडर्स ऑफ द पाइका रेबिलियन के ये लीडर्स थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे, गुजरात पहुंच गए अभी हम लोग। गुजरात में वाघेरा अपराइजिंग पूछेगा आपका कहां का है, तो आप कहेंगे बड़ौदा गुजरात। लीडर कौन है? ओखा मंडल आपके वाघेरा अपराइजिंग के लीडर थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर गुजरात के ही बात करते हैं भाई। बड़ौदा हो गया, बड़ौदा के चले गए कच्छ रेबिलियन एक साल बाद हुआ 1819 में, गुजरात में ही हुआ, और इसके आपके लीडर थे राव भारमल। ठीक है, राव भारमल का रिवोल्ट होता है। चलिए अब पहुंचते हैं हम लोग असम 1828, 10 साल बाद 1828 1830 के दो रिवोल्ट आप देखेंगे। 1828 में अहोम रिवोल्ट होता है, कहां पे? असम में। अहोम रिवोल्ट नाम सुन के समझ में आ गया होगा आपका, असम में हो रहा होगा रिवोल्ट। इसके लीडर कौन है? गोमधर कन्वर, महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह, कुमार रूपचंद, दीज वेर द लीडर्स ऑफ द अहोम अपराइजिंग। चलिए 1830 की बात करते हैं, यहां स्टार मार के यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां भी मूवमेंट स्टार्ट होता है 1832 1861, काफी टाइम तक रहता है, और स्टार्ट होकर किया जाता है भाई सैयद अहमद। ये सैयद अहमद है, रायबरेली के सैयद अहमद, बेसिकली बिहार, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये वहां भी मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, तो इसको बाद में 1861 में सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1844 में आइए। 1844 में हम लोग दोबारा से पहुंच जाते हैं गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र वाला अभी का रीजन, यानी कि उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो यहां पे सूरत सॉल्ट एजिटेशन होता है 1844 में। गडकरी मूवमेंट आपका कोल्हापुर में होता है। और फिर 1844 में एक सावंतवादी रिवोल्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका कोंकण रीजन में है, नॉर्दर्न कोंकण रीजन 1844 टू 1859। यहां के लीडर्स कौन होते हैं? देखिए, फोंद सावंत, सुबाना निकम, दाजी लक्ष्मण और हर सावंत दिग्नेकर। ठीक है, ये सब नाम याद आपको ध्यान में रखना है। देखिए इतने सारे नाम आप ऐसा याद मत करिए, इसको दो तीन बार देखिए, वीडियोस याद हो जाएंगे। 2-3 आप देखिए, कोई भी वीडियो आप मेरा देखे हैं, उस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, 2x पे देखिए, 2x पे 2 से 3 बार देखिए, याद कुछ मत करिए। ठीक है, उसके बाद सीधे उठाइए आप आपका घटना चक्र उठाइए और उसके क्वेश्चंस लगा दीजिए उस टॉपिक के, आपका तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 1842, क्योंकि काफी ज्यादा मैटर है हमारे पास, काफी ज्यादा मैटर है और सब इंपॉर्टेंट है, याद करना है। तो आप याद करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको देख डालिए बस, और ट्रस्ट करिए अपने ब्रेन को कि ये आपका ब्रेन याद रख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1842 1872 की बात कर रहे हैं पंजाब। अब पंजाब में यहां पे समझ सकते हैं हम लोग, अभी देखिए पंजाब में जो सिखों का रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया महाराजा रंजीत सिंह के बाद आपके एंग्लो सिख वॉर्स में। तो 1848 1849 आते आते सिख रूल खत्म हो गया। तो ये लोग पसंद थोड़ी ना करेंगे, तो सिखों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप ये रूल खत्म हो गया सिखों का, पंजाब में खत्म हो गया। तो कूका मूवमेंट चालू हुआ। कूका मूवमेंट ने कहा कि भाई सिख रूल दोबारा पंजाब में लाना है, और ये मूवमेंट चलता जा रहा है। और बाद में ये जो कूका मूवमेंट है, इसने स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फाउंडर कौन थे? तो कूका मूवमेंट का फाउंडर थे भगत जवाहर मल, और उनके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे राम सिंह।
तो राम सिंह आफ्टर द रिवोल्ट, जब इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया तो इनको रंगून भेज दिया गया था 1872 में। 1872 में बेसिकली कुका मूवमेंट सप्रेस हो जाता है और उसके बाद आपका छोटा मोटा कुका मूवमेंट चलता भी है, लेकिन प्रॉपर बड़ा मूवमेंट नहीं रह जाता, ठीक है। और ये रंगून में 1872 में भेज दिया जाता है इनको, 1885 में इनकी डेथ हो जाती। ये इनकी लीडर राम सिंह की बात हो रही है यहां पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिविल अपराइजिंग इतना याद करने से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सिपॉय म्यूटिनीज। तो सिपॉय म्यूटिनीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1806 का आपको याद रखना है वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है। उसके बाद 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का रिवोल्ट हो गया था। उसके बाद असम में आपका ग्रेनेडियर कंपनी ने रिवोल्ट कर दिया था 1825 में। शोलापुर में भी रिवोल्ट होता है 1833 में। तो यहां पे म्यूटिनीज हुए, छोटे छोटे आपके जो मिलिट्री रिवोल्ट हो गए, छोटे छोटे जो मिलिट्री ग्रुप्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। 1844 में, 1849 में, 1850 में और 1852 में आपका 34th नेटिव इन्फेंट्री, 22nd नेटिव इन्फेंट्री, 66th नेटिव इन्फेंट्री और 37th नेटिव इन्फेंट्री ने रिवोल्ट किया। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब 1857 में एक बड़ा रिवोल्ट हो गया। ये सब छुटपुट रिवोल्ट होते रहते हैं। इसमें देखिए ये वेल्लोर म्यूटिनी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। तो यहां पे देखिए 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है जो हम लोग आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक और रिवोल्ट 1857 में ही होता है, उसको बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी। 1857 रिवोल्ट के बाद ऐसा हो गया था कि एक रूल आया था, उसने एक लॉ आया था, उसने कहा था कंपनी का रूल खत्म, अब डायरेक्ट क्राउन यानी कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट रूल करेगी, कोई कंपनी रूल नहीं करेगी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड वाला कंपनी का सिस्टम खत्म, मतलब कहने की बात है ये कंपनी रूल खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चालू हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल यानी कि क्वीन का रूल, ठीक है। तो अब जो भी आर्मी है अब वो किसके अंडर आ जाएगी? क्वीन के अंडर आ जाएगी। तो क्वीन ने उनका जो बट्टा अलाउंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर उन्हें मिला करता था वो बंद कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, फायदा क्या हुआ हमारा क्वीन के अंदर रहने का, हमारा तो पैसा घट गया। तो इसके चक्कर में आपके ये जो व्हाइट आर्मी मेंबर्स हैं, ठीक है, व्हाइट सोल्जर्स हैं, ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने अपने ही रानी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। इसको बोला जाता है व्हाइट म्यूटिनी। इसको भी ऑब्वियसली सप्रेस तो कर ही दिया गया होगा। अभी बात करेंगे हम लोग 1857 रिवोल्ट में। सारे सिपॉय म्यूटिनीज में 1857 रिवोल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 देखिए, अब यहां पे कुछ मेंस के क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मेनली तो खैर हमारा वीडियो प्रीलिम्स को लेकर है, लेकिन एक शॉर्ट में देख लेंगे कुछ मेंस के क्वेश्चन भी। जैसे कि कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट पूछेगा अगर, तो कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट क्या थे? तो बहुत सारे कॉजेस है यहाँ पे। देखिए पॉलिटिकल कॉज में हम देखेंगे ब्रिटिश का पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। भाई एक्सपैंड करने का मतलब इतना वो एक्सपैंड करना चाहते थे कि कुछ कुछ ऐसे जो रूल्स ले आए जो लोगों को पसंद नहीं आए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डायरेक्ट एनेक्सेशन मतलब लड़ाई करके जीत लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता था कि भाई मान लीजिए कोई राजा है, राजा का कोई बेटा नहीं है, तो उसका एडॉप्टेड सन अगर कोई है, एडॉप्टेड सन, एडॉप्ट कर लिया उसने किसी को, तो एडॉप्टेड सन को राजा नहीं बना सकते आप। ये रूल लगा दिया इन्होंने। तो इस रूल से कई सारे जो रीजन है जैसे सातारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये सब जानते हैं हम लोग, देख चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ये सब एरिया आप कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। इसके अलावा अवध, डलहौसी आके कहता है कि भाई अवध का एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैप्चर कर लेता है। तो इन सब रीजन से जो पॉलिटिकल रीजन है कि लोगों में ये जो आपका रॉयल लोग हैं, जो प्रिंसली लोग हैं, इनमें एक डिससैटिस्फैक्शन की भावना आपकी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये रिवोल्ट में पार्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सोशल और रिलीजियस कॉजेस। तो यहां पे हम लोग देखते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। लोग कहते हैं भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन खतरे में है। उसके बाद एक्ट ऑफ 1850 आपका हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हिंदू हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए इस लॉ को समझेंगे। एक्ट ऑफ 1850 में क्या होता था कि अगर कोई आपका हिंदू है, ठीक है, और उसके बाद हिंदू के बाद इसने लेटेस्ट से अपना रिलीजन चेंज करके वो क्रिश्चियनिटी पे चला गया, उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसा रूल था कि भाई वो अपने फादर का प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा रूल बना दिया गया बाय एक्ट ऑफ 1850 कि अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करता है, दूसरे रिलीजन में जाता है, तो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी भी वो क्लेम कर सकता है। तो लोग कह रहे थे कि ये तो बेसिकली आप कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का रूल आप बना रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो ये एक प्रकार का रिलीजियस सोशल, बेसिकली सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज था फॉर द रिवोल्ट। फिर बात करते हैं कि बेसिकली सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड
का अब, और विडो रीमैरिज का लीगलाइजेशन है, तो ये सब आपका सोशल डेवलपमेंट के लिए तो लॉ था। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाले लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो हमारे जो रीति रिवाजों में आप दखलंदाजी दे रहे हैं, तो लोग इसको पसंद नहीं किए। ठीक है, फिर आपका वेस्टर्न एजुकेशन का लाना, और वेस्टर्न एजुकेशन का लाना और जो ऑर्थोडॉक्सी है हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों में, उसके खिलाफ जो आपके जो वेस्टर्न लॉज आ रहे हैं वो उनके अगेंस्ट जाता था। तो ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो भी ब्रिटिशर्स को इसलिए पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इसके अलावा भाई आपने यहाँ पे बहुत सारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके टाइम में कोर्ट लैंग्वेज आपका पर्शियन हुआ करता था। तो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज होता था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद चेंज करके भाई इंग्लिश में सब कुछ कर दिया गया। तो जो पर्शियन लैंग्वेज के जानकार लोग थे, जो राजा के अंडर काम करते थे, भाई उनकी तो नौकरी चली गई। तो वो भी एक प्रकार से रिवोल्ट किए। इसके अलावा देखिए रेलवे और टेलीग्राफ जो आपका लाया जा रहा था, उसको भी लोग सस्पिशन की निगाह से देख रहे थे कि भाई क्यों इतना रेलवे लगा रहे हैं, क्यों इतना टेलीग्राफ लगा रहे हैं, मतलब क्या इनके विचार हैं। तो ऐसा कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेस थे ऑफ रिवोल्ट। तो पॉलिटिकल देख लिया, सोशियो रिलीजियस भी देख लिया। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस तो हम समझते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया था, टैक्स इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, आम लोग एकदम परेशान हो गए थे। लैंड टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया था, फार्मर्स परेशान हो गए थे। और अगर मान लेते हैं कि आप रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे सकते और रिपे लोन, अगर आप, तो क्या करते थे, आप अपना जो लैंड है वो गिरवी रख के मनी लेंडर से पैसा ले लेते थे, और अगर आप लोन ना चुका पाए तो आपका लैंड भी आपके हाथ से चला गया। तो अपने लैंड लोग लूज कर रहे थे इसके चक्कर में। तो ये बेसिकली था। एक्चुअली ज्यादा टैक्स आप लोग लेंगे और टैक्स अगर पीजेंट चुका नहीं पाएंगे तो आपके मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ेगा। अब मनी लेंडर्स को आप अपना जमीन गिरवी रखते थे तब जाके पैसा मिलता था, और अगर फिर भी मनी लेंडर्स का पैसा आप चुका नहीं पाते हैं तो आपका लैंड हाथ से चला गया ना। तो ये रीजन बनता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आ गया तो ब्रिटिश ने अपने यहां पे भाई मशीन मेड गुड्स वहां पे प्रोड्यूस होना चालू हुआ। मशीन मेड गुड्स आपके चीप होते हैं, प्राइस उनका कम होता है, क्योंकि भाई बल्क में फॉर्म होता है आपका और मास प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया में ऐसे मशीन तो लगे नहीं है, लोग अपने हाथ से बना रहे हैं चीजों को, तो ऑब्वियसली वो इतना चीप तो नहीं रख पाएंगे, उसका कॉस्ट आपका काफी ज्यादा होगा। तो मशीन मेड चीप गुड्स इंडिया में आते हैं, और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक जमाने में इंडिया का काफी बूमिंग इंडस्ट्री हुआ करता था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक प्रकार से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सस्ते गुड्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स जब सस्ते गुड्स मार्केट में ले आते हैं तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा सफर करती है, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है। तो वो भी इसलिए रिवोल्ट करना चाह रहे थे। तो ये सब जो गुस्सा था, सप्रेस था हमारे इंडिया में लोगों में। फिर देखिए मिलिट्री कॉजेस। देखिए मिलिट्री कॉजेस सबसे बड़ा रोल यहां पे प्ले करती है। तो अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स में एक तो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, एक आपके इंग्लिश सोल्जर्स हुआ करते थे। तो जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे वो करीबन 87% जो आपके ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स थे वो सब इंडियंस ही थे। ठीक है, लेकिन 87% होने के बावजूद भी उनका जो कंडीशन था उनको इंफीरियर समझा जाता था, उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि रैंक आर्मी में सेम है लेकिन अंग्रेजों को ज्यादा पैसा मिलता था और इंडियन सोल्जर्स को कम पैसा मिलता था। इसके अलावा उनको इंडिया छोड़ के दूसरे रीजन में लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता था सालों साल के लिए, जैसे मलेशिया भेज दिया, इंडोनेशिया भेज दिया, कहीं और भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, अलग अलग जगह इंडिया से बाहर उनको भेजा जाता था और काफी समय के लिए भेजा जाता था, जो उनको पसंद नहीं आता था। इसके अलावा 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इशू किया जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, विच रिक्वायर्ड द सिपॉयज मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन इंग्लिश लैंड अक्रॉस द सी। वही बात ये कह रहे हैं कि भाई एक एक्ट ले आए, उसमें कहा था कि तैयार रहना होगा आपको, कि आपको सी क्रॉस करके जाना होता है। अब सी क्रॉस करके जाना बहुत लोग ऐसा अपशगुन मानते थे, बुरा मानते थे, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं 7 समंदर क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग। तो यहां भी कुछ लोग यहां पे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब मेन जो इमीडिएट क्रॉस था, ये सब जो है अंदर मान लीजिए आपका गुबार भर रहा था, गुस्सा भर रहा था लोगों में, लेकिन चिंगारी किसने लगाई? चिंगारी लगाई जो इमीडिएट कॉज बना 1857 के रिवोल्ट का, वो था इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज। ग्रीस कार्ट्रिज मतलब क्या होता था, जब भी आपको ऐसे बंदूक चलाना होता था तो उसका जो बंदूक की गोली थी उसको ऐसे कार्ट्रिज था, उसको ऐसे मुंह से तोड़ना होता था, फिर उसको आपके बंदूक में भरना होता था। ठीक है, तो उसके बाद फायर करना होता था। तो वो जो कार्ट्रिज था, ऐसा कहा जाता था उस कार्ट्रिज में फैट लगा है किसका? काउस का और पिग्स का। काउस का, पिग्स का। अब दोनों का अगर फैट लगा है, काउ को हिंदू सेक्रेड मानते हैं और पिग्स से मुस्लिम नफरत करते हैं, उनको बिल्कुल अनसेक्रेड मानते हैं, बुरा मानते हैं। ठीक है, तो
इन दोनों रिलीजन के लिए यहां पे प्रॉब्लम हो गई। तो दोनों ने कहा कि इस प्रकार से जो कार्ट्रिज के ऊपर का टॉप पेपर को अपने दांत से तोड़ के राइफल्स को यूज करना होता था, ये हम लोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहा बैरकपुर में कि मैं ऐसा नहीं करूंगा मार्च 1857 में, ठीक है। और जब सीनियर्स ने उसको मजबूर किया तो भाई सीनियर्स पे अटैक कर दिया, मार दिया कुछ लोगों को। तो इसी इल्जाम में मार्च 1857 में चालू होता है रिवोल्ट, मतलब ये पहला इंसिडेंट होता है। और 8 अप्रैल में मंगल पांडे को हैंग कर दिया जाता है। 9 मई में लोगों को यह बात पता चलती है और लोगों में गुस्सा बढ़ता है। तो मेरठ में 87 सोल्जर्स ने कहा कि हम भी राइफल को यूज नहीं करेंगे और उनको 10 साल का इंप्रिजनमेंट हो जाता है कि तुम राइफल यूज नहीं करोगे 10 साल जेल जाओ। तो ये कांड यहां पे मेरठ में होता है और यहां पे बैरकपुर में होता है। फिर देखिए आग कैसे फैली। अब थोड़ा क्रोनोलॉजी स्टार्टिंग समझते हैं। देखिए 29 मार्च 1857 की बात यहां पे करेंगे हम लोग। एनफील्ड राइफल्स बोलते थे इन राइफल्स को, जिनका कार्ट्रिज आपको मुंह से दांत से दबा के तोड़ना होता था और जिसमें काउज और पिग का फैट लगा था। तो मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। कहां पे? बैरकपुर कंटोनेंट में। और इनको 6 अप्रैल को डेथ सेंटेंस सुनाया गया, 8 अप्रैल को इनको हैंग कर दिया गया, ठीक है। और ये 6 मई 1857 में, आपका ये 9 में लिखा है हमने, 6 मई 1857 में 10 साल का इंप्रिजनमेंट मिला था आपका मेरठ में, ठीक है। अच्छा, तो मेरठ में जब ये 10 साल का इंप्रिजनमेंट दे दिया गया तो 10 मई को सोल्जर्स ऑफ मेरठ ने कर दिया रिवोल्ट और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उनको मार दिया। और फिर कहा कि भाई अब हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली को जीतेंगे, ठीक है। तो आपका दिल्ली में अच्छा, अब ठीक है, ये दिल्ली की ओर बढ़ गए। अब यहां पे देखिए पूरा क्रोनोलॉजी दोबारा समझिए। आपका 6 मई 1857 में हम लोग देखते हैं कि लोगों को 10 साल का इंप्रिजनमेंट मिला सोल्जर्स को। 10 मई को सोल्जरों ने रिवोल्ट कर दिया मेरठ में और अपने इंग्लिश ऑफिसर्स को मार के अब वो क्या है, अब वो लोग दिल्ली पे कूच करने निकले और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। जहां जहां से जाते थे वो एरिया जीतते हुए जाते थे और वहां पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। पहले इटावा गए, अलीगढ़ गए, आजमगढ़ गए, गोरखपुर गए, इन सब रीजन में जो जहां लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये पहुंच गए दिल्ली। अब ये सारे जो सोल्जर्स दिल्ली में पहुंचे, वहां बेचारा इनका पॉलिटिकल एजेंट था अंग्रेजों का, नाम था साइमन फ्रेजर, उसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट विलोबी ये आपका दिल्ली मैगजीन, वहां पे जहां पे आपके सारे वेपन्स वगैरह रखे रहते हैं, वहां का वो क्या कहते हैं, उसको संभालने का काम इसको मिला हुआ था, लेफ्टिनेंट विलोबी ने। उसने क्या करा, ये जो पूरा मैगजीन है दिल्ली मैगजीन, वहां आग लगा दी ताकि भाई ये जो इंडियन सोल्जर्स हैं ये इसको कैप्चर करके और वेपन्स इनको ना मिल पाए, ठीक है। तो अब देखिए ये पहुंचते हैं दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली को कैप्चर करते हैं और कहते हैं बहादुर शाह हमारा एम्परर है, बहादुर शाह हमारा एम्परर डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह। तो बूढ़े बहादुर शाह को इन्होंने अपना एम्परर डिक्लेयर कर दिया और अब कहा कि अब हम लड़ाई करेंगे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब ये तो कहानी दिल्ली की हुई, लेकिन अलग अलग सेंटर्स में आप देखेंगे इस प्रकार का रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट आपका स्प्रेड करता है। जैसे कि लखनऊ में, अब ये लीडर्स के नाम एग्जाम में पूछते हैं, भाई याद रखना पड़ेगा। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कानपुर में नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे। ये पेशवा बाजीराव साहब के बेटे थे, इनको पेंशन वगैरह मिल रही थी तो खुश थे। ब्रिटिशर्स ने कहा पेंशन बंद करो भाई, पेशवा नहीं रहे तो पेंशन क्यों देना, बंद कर दिया इन्होंने पेंशन। तो नाना साहब गुस्सा हो गए कानपुर में। नाना साहब के कमांडर के नाम था तांतिया तोपे। तो तांतिया तोपे और नाना साहब ने मिलकर कानपुर में काफी लड़ाई करी, ठीक है, और इन्होंने स्ट्रगल काफी चलाया, ठीक है। रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी की रानी, ठीक है, इनके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया था। तो इन्होंने कहा कि भाई झांसी तो हम नहीं देंगी। वो कहते हैं ना, वो डायलॉग आपने सुना होगा, झांसी नहीं दूंगी। इनका मतलब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में झांसी ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेने वाले थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भाई हम लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने लड़ाई की। तो ये भी 1857 की ही बात है। ग्वालियर में, तो ये झांसी में जब ब्रिटिशर्स ने यहां पे अटैक कर दिया तो ये फिर ग्वालियर चली गई। वो भाग के ग्वालियर जाती हैं और वहां मिलती हैं तांतिया तोपे। यहां तांतिया तोपे कानपुर में लड़ाई कर करके पहुंचते ग्वालियर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई पहुंचती है ग्वालियर और तांतिया तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलके ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। और ग्वालियर को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिशर्स ग्वालियर में अटैक करते हैं और फिर लड़ाई होती है यहां पे, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह हमारे रॉयल हाउस ऑफ जगदीशपुर, तो जगदीशपुर के ये राजा हुआ करते थे कुंवर सिंह। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स से काफी तगड़ा लोहा लिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली में जनरल बख्त खान, तो जनरल बख्त खान बहादुर शाह जफर का जनरल था। उसने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ी
और अंग्रेज दिल्ली को जीतने आने वाले थे जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन और लेफ्टिनेंट विलोबी। यही लेफ्टिनेंट विलोबी है जिन्होंने हमने कहा कि जो मैगजीन था दिल्ली मैगजीन, उसमें आग लगा दी थी ताकि हथियार ना मिल पाए सोल्जर्स को। फिर कानपुर में नाना साहब ने लड़ाई करी ह्यू व्हीलर के कॉलिन कैम्बेल से। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल उसने लड़ाई करी, उन्होंने लड़ाई करी हेनरी लॉरेंस से, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, तो ये सब, जेम्स आउटरैम, कॉलिन कैम्बेल, तो ये सारे आपके उस टाइम के ब्रिटिश आपके जनरल्स हुआ करते थे। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह। मथुरा में देवी सिंह याद रखिए, मेरठ में कदम सिंह याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, बरेली में खान बहादुर, और ब्रिटिश जनरल कौन था? कॉलिन कैम्बेल। बिहार में कुंवर सिंह, आपका ब्रिटिश जनरल कौन था? विलियम टेलर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल कौन था? ह्यू रोज। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान में रखना है। बरेली, बिहार, झांसी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लीडर था। बागपत में शाह मल लीडर था। बनारस और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और कर्नल ऑनसेल और कर्नल जेम नील से इन्होंने लोहा लिया। ठीक है, अब ये रिवोल्ट होता है, काफी लंबी लड़ाई चलती है, लेकिन ये रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जैसे कि हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पहली बात ये था कि ये बेसिकली आपके नॉर्थ इंडिया में, मतलब बहुत कम रीजन में ये स्प्रेड होता है, लिमिटेड अपराइजिंग थी। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेंड अनअफेक्टेड, बहुत बड़े पार्ट ऑफ द कंट्री में कोई ऐसा रिवोल्ट देखने को नहीं मिला। लार्ज प्रिंसली स्टेट जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, as well as smaller ones, राजपूताना, सदर्न प्रोविंसेस, इन्होंने रेबेलियन ज्वाइन ही नहीं किया। तो बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे उन्होंने तो लड़ाई लड़ी नहीं। और ये जो लड़ाई हो रही थी अलग अलग सेंटर्स पे हो रही थी, लेकिन एक कॉमन लीडरशिप नहीं था। कॉमन लीडरशिप होता तो बढ़िया लड़ाई हो पाती, लेकिन कोई इफेक्टिव लीडरशिप, कॉमन लीडरशिप नहीं था। और रिसोर्सेज काफी कम थे भाई। यहां पे ब्रिटिशर्स के पास पैसे का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारा पैसा है, अलग अलग कंट्रीज में इनके अलग अलग फोर्सेस भी हैं, वहां से वो फोर्सेस मंगा सकते हैं, सिंगापुर से मंगा सकते हैं। तो इनके पास रिसोर्सेस बहुत थे, पैसा भी बहुत था, हथियार भी बेटर क्वालिटी के थे। तो ऑब्वियसली लड़ाई में एक अपर हैंड तो इनका था ही। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन नहीं किया किसने? मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास ने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं भाई। और जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास थी, अंग्रेजी में पढ़ी हुई है, वो खुद को अंग्रेज मानने लगे थे। वो बेसिकली दिखने में हिंदुस्तानी थे, लेकिन माइंडसेट उनका बिल्कुल अंग्रेज था, तो वो अंग्रेज को गलत नहीं मान रहे थे। तो मिडिल क्लास ने कोई सपोर्ट नहीं करा 1857 के रिवोल्ट में। और रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जमींदार्स ऑफ बंगाल, भाई उनकी तो चांदी चल रही थी ब्रिटिश राज में, तो उन्होंने भी कोई आपका रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फाइनली इस जो रिवोल्ट को अलग अलग जो हिस्टोरियंस है उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट्स इस रिवोल्ट के बारे में दिए हैं। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। पहले यहां पे जेम्स आउटरैम की बात करते हैं, हिस्टोरियन है, सारे हिस्टोरियन है। तो इन्होंने कहा कि 1857 रिवोल्ट वाज अ मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवियंस। ठीक है, मतलब हिंदू ग्रीवियंस था, उसको आपके मुस्लिम्स ने यूज करके एक रिवोल्ट क्रिएट किया, ऐसा आउटरैम जी का मानना था। टी.आर. होम्स कहते हैं अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म। तो ये तो सीधे कह दिए कि भाई जो अंग्रेज थे वो सिविलाइज थे और बाकी जो रिवोल्ट करने वाले वो बार्बरिक थे और इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये टी.आर. होम्स थे, इन्होंने तो कह दिया कि इंडियंस तो बार्बरिक है। तो अंग्रेज थे, उनकी मेंटालिटी वैसी थी। अंग्रेज हिस्टोरियन थोड़े से वो होंगे ही, बायस्ड होंगे ही। ठीक है, उसके बाद लॉरेंस और सीली की बात करें, उसने कहा मियर सिपॉय म्यूटिनी, लॉरेंस एंड सीली। देन विनायक दामोदर सावरकर, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था सावरकर जी ने। उसके बाद एरिक स्टोक्स, एलिटिस्ट इन कैरेक्टर, कहा था 1857 रिवोल्ट को, एलिटिस्ट लोगों ने लड़ाई करी है। ठीक है, उसके बाद आर सी मजुमदार, एक और इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कहते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। ठीक है, क्योंकि कोई कंट्री के लिए नहीं लड़ रहा था, ठीक, आपस में अपने लिए लड़ रहे थे। तो ये आर सी मजुमदार जी का कहना था। हालांकि सावरकर जी कहते हैं कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मान सकते हैं इसको। आर सी मजुमदार और एस एन सेन दोनों ने कहा कि नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवोल्ट, ऑब्वियसली ये तो था ही। तो लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो रिवोल्ट है इससे कुछ फायदे भी तो हुए हैं। फायदा नंबर 1 कि एक नेशनलिज्म का बीज आपका लोगों के दिमाग में आ गया। एज अ नेशन फाइट करने की जो भावना है और वो डेवलप हो गई, और आने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए 1857 का जो रिवोल्ट है एक प्रकार से मोटिवेशन का काम किया। ठीक है, और यहां से पहली बार आपका एलियन रूल यानी कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करने की बात पहली बार देखी गई। ठीक है, लड़ाई पहली बार देखी गई।
फिर बात करते हैं हम लोग इसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए। इफेक्ट्स तो पहली बात ये हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया खत्म। ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप बाहर जाइए, अब हमारा टाइम आ गया है। और जो कैनिंग था इस समय गवर्नर जनरल, उसने इलाहाबाद में दरबार लगाया 1 नवंबर 1857 को, और ये बात अनाउंस की, यही सेम बात कि भाई ब्रिटिश क्राउन अब से इंडिया को देखेगा। अब रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ाया इन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया के ट्रेडिशंस और कस्टम्स में हमको ध्यान देना है, ठीक है, अटेंशन देना है, और इनके खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, अब गवर्नर जनरल का ऑफिस को हटा के वाइसरॉय कर दिया गया, और इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी खत्म कर दी गई, और इंडियन रूलर्स के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका एबॉलिश कर दिया गया, ऑब्वियसली एनेक्सेशन की पॉलिसी एबॉलिश कर दी गई, और मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। यानी कि अब इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो रेशियो है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और जो आर्मरी है, जो हथियार खाना है, वो हमेशा किसी अंग्रेज के हाथों में ही होगा, किसी इंडियन के हाथ में नहीं जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने 1857 का रिवोल्ट भी यहाँ पे समाप्त किया। हमने सिपॉय म्यूटिनीज जितने भी हुए वो भी देखे, और सिविल अपराइजिंग यहाँ पे खत्म किया। तो जितने भी हमने रिफॉर्म मूवमेंट्स देख लिए और अपराइजिंग्स देख लिए बिफोर 1857 रिवोल्ट एंड 1857 रिवोल्ट ऑल्सो, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कवर कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको काफी आपको याद करने की चीजें इनमें, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ये जो याद करने वाला सारा सामान है आपको दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे, थोड़ा स्टोरीज देखेंगे, थोड़ी कहानी हमको समझ में आएगी मॉडर्न इंडिया की, और बेटर और ज्यादा आपको रस आएगा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये जो याद करने वाली चीजें हैं, इसको आप याद करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आसानी से याद होगा नहीं और इसमें समय देना होगा। तो इसमें समय देते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली आप लेक्चर देखिए हमारे, और 2-3-4 बार देखने की कोशिश करिए, 2x पे देखिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये तो मैं 100% कह सकता हूं, अगर आपने इसको समय दिया होगा तो, ठीक है, धैर्यपूर्वक समय देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग, और मॉडर्न लेक्चर का आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना।